नमस्कार। हमारे अतिथि इस श्रृंखला में हमारी तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती है, अलग अलग क्षेत्रों से। आज हमने जिनको आमंत्रित किया है उनका अगर पूरा स्पेक्ट्रम देखा जाए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बाल चिकित्सा से वो जुड़े रहे या उनकी शुरुआत हुई उस क्षेत्र से, लेकिन अब वो उस क्षेत्र में है जहां पर इंसान अपने संध्या काल में होता है और उसे सबसे ज्यादा इंसानी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर रमेश गोयल का स्टूडियो में विधिवत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल और समय न गंवाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तो एक डॉक्टर हैं, सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न यूं है कि आपका पीडियाट्रिक्स से संबंध रहा है या है, और दूसरा डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजी से भी जुड़े रहे आप जी। तो संक्षेप में, इससे पहले कि हम आपके अन्य कार्यों पर जाएं, मैं चाहता हूं कि श्रोता आपको अधिक जानने के लिए आपके बैकग्राउंड पर गौर कर पाएं, तो बताइए। मैं 1982 में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से MBBS किया। उसके बाद मैं SMS मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन में था। फिर मैंने पीडियाट्रिक्स में MD जोधपुर मेडिकल कॉलेज से की थी, जो सभी राजस्थान यूनिवर्सिटीज में आते हैं। उसके बाद में मैंने अपने होम टाउन में प्राइवेट प्रैक्टिस की और पिछले 25 साल से मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। जिसमें मैं पीडियाट्रिक्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पीडियाट्रिक्स लेने का उस वक्त हमारे टाइम में, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में MD वाज द अल्टीमेट, देयर वाज नो सुपर स्पेशलिटी इन द पीडियाट्रिक्स। अच्छा। इसलिए मैंने अब शायद होने लगा है। सिचुएशन काफी बदल गई पिछले 15-20 सालों में कि जो अडल्ट में भी हमारे थे हर चीज की सुपर स्पेशलिटी होने लग गई, इस तरह पीडियाट्रिक्स में भी सुपर स्पेशलिटी आने लग गई। तो उस वक्त हमने इसीलिए, क्योंकि उस वक्त पीडियाट्रिक्स टॉप पे चला करती थी, हमारे टाइम में फर्स्ट प्री PG हुई थी, जो एंट्रेंस एग्जाम था, जो अब नीट और ये सब कुछ हो रहे हैं, तो वो शुरुआत मेरे टाइम से हुई थी 89 से 88 और 89 में। तो आई वाज टॉपर एट दैट टाइम एंड आई ऑप्टेड पीडियाट्रिक्स। और फिर उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस करते करते डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजी, जो बच्चे हमारे जन्म के वक्त पैदा होते हैं जिनमें कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे चल नहीं पाते, मसल्स के डिफेक्ट्स होते हैं या उनकी मूवमेंट्स के डिफेक्ट्स। सारे के सारे हेरिडिटरी होते हैं या कुछ अनुवांशिक भी होते हैं, हेरिडिटरी भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जन्म के बाद होते हैं, कुछ एक्सीडेंट जन्म के दौरान भी होते हैं जिसकी वजह से कोई पॉलिसीज वगैरह होती है। तो ये चीजें कंबाइंड ग्रुप होता है। कुछ डिफेक्ट हमारे अनुवांशिक जीन्स के भी होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट के भी डिफेक्ट होते हैं, कुछ एंजाइम्स के डिफेक्ट्स की वजह से होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोनल डिफेक्ट्स हुए। तो मल्टीपल चीजों की वजह से हमारे को डेवलपमेंट बच्चों का प्रभावित होता है। तो इसलिए मुझे उस वक्त जब मैं पीडियाट्रिक्स में था तो मुझे लगा कि इस पे भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि इनमें मेडिसिन से ज्यादा, इनमें सपोर्ट जो हम करते हैं उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेडिसिन भी कुछ चीजों की होती है, लेकिन उनके लिए एक्सरसाइज और उनकी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं जिनको हम करते हैं। डॉक्टर गोयल, आप तो पूरी तरह समर्पित रहे बाल स्वास्थ्य के अलग अलग क्षेत्रों में। पेरेंट्स केयर ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हम समझते हैं कि उभर रहा है, अभी भी इसको बहुत आगे जाना है। तो बच्चों के बाद एकदम से ये छलांग कैसे लगी? मतलब अभिभावकों, वृद्धों की देखभाल की तरफ कैसे रुझान गया आपका? कोई व्यक्तिगत कारण था इसका या? ऐसा है, आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, अच्छा है। जैसे ही मैंने देखा एक दिन थोड़े से बाल सफेद हुए तो मैंने सोसाइटी पे नजर डाली। तो सोसाइटी में किसके बाल सफेद हुए? मेरे। अच्छा। मैंने देखा कि एक दिन कुछ बाल सफेद होने लगे, तो मैंने सोसाइटी पे नजर डाली। हम 5 भाई बहन हैं, सबके बच्चे US में आजाद, मेरे बच्चे भी। तो मुझे लगा कि ग्रेइंग पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया। तो जब हम और बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी केयर कौन करेगा? पीडियाट्रिक्स की तो हम केयर कर रहे हैं, पीडियाट्रिक्स से अब जेनेटिक्स में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी केयर कौन करेगा? तो मैंने काफी सारी R&D की, इस पे देखा सब कुछ। फिर मैंने पाया कि अमेरिका में ये केयर सबसे अच्छी होती है, जिसको वहाँ सीनियर केयर, असिस्टेड लिविंग, ये सब कुछ बोलते हैं। तो मैं उसके बाद अमेरिका जाके ट्रेनिंग की। मैंने 2 बार अमेरिका गया। मैंने वहाँ मल्टीपल फैसिलिटीज बोलते हैं उनको, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, वहाँ पे मैंने इनको देखा सभी को। उसको देखने के बाद में मैं वापस इंडिया आया तो मेरी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को मैंने तोड़ के दोबारा उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सीनियर केयर के हिसाब से उसको मैंने डेवलप किया। देश में क्या सरकारी सपोर्ट भी है इस तरफ? रुझान कैसा है? सरकार के काफी इसमें रुझान है, लेकिन हमें यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि हमारे जो डेमोग्राफी या संरचना जो पॉपुलेशन की है वो हमारी सारी पिछले 20-30 सालों में बहुत बदल गई है।
हमने इसको स्पेशली अमेरिका से ज्यादा अलग पेरेंट केयर का नाम देना उचित समझा, क्योंकि पेरेंट केयर से ये लगता है कि वी आर केयरिंग फॉर आवर पेरेंट। यूजली सीनियर केयर, एल्डरली केयर में हमारे साथ ये भावनाएं जुड़ी होती है। हमें हमेशा वृंदावन हरिद्वार के आश्रम याद आते हैं, या डेस्टिट्यूट या अबंडन पर्सन लोग याद आते हैं जिनको बच्चे केयर नहीं करते, या ओल्ड एज होम चलते हैं। वहां पे उनके कुछ न कुछ अपने कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, चाहे उनके सामाजिक कंस्ट्रेंट हो, सोशल कंस्ट्रेंट्स हो, या इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट हो, जिसकी वजह से वो वैसी उनके इन्वायरमेंट और सेवाएं नहीं पैदा कर सकते। और शायद वो चैरिटी पे होते होंगे तो वैसी समस्याएं भी काफी। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हमने इस चीज को फोकस किया कि हम उन पेरेंट्स की केयर करने के लिए हमें उस 2 सेगमेंट में हमने पेरेंट्स को बांटा। एक सेगमेंट जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरा सेगमेंट अभी हमारे देश के अंदर पिछले 30-40 सालों से जो सीनियर पॉपुलेशन बढ़ रही है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। उसके कई कारण है। एक तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफी इंप्रूव हुआ है, हमारी मेडिकल सारी सेवाएं अच्छी हुई है, जिससे हमारी लाइफ काफी बढ़ गई। जो आजादी के वक्त हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 साल मानी जाती थी, वो आज 71 से 78 साल तक की हो गई है। तो जो लॉन्जेविलिटी ऑफ लाइफ हुई है, जिससे हमारी मतलब टोटल शिफ्ट ऑफ डेमोग्राफी हो गया है। लेकिन क्या लॉन्जेविटी मतलब ये उम्र की जो अवधि है उसका बढ़ना मतलब एक पॉजिटिव साइन है, या इसके साथ जुड़ी अपनी समस्याएं अलग से भी? देखिए, पॉजिटिव साइन, सबसे पहले पॉजिटिव साइन की बात करें, एक तो देखिए मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि 50 साल के बाद आदमी को हम ये कहते थे बूढ़ा हो गया, अब ये कोई काम का नहीं है। लेकिन आज यदि हम उस बात को करें तो 60 से 70 साल के लोग भी, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे तो 80 साल के बाद तक लोग काम कर रहे हैं अच्छे, और एंटरप्रेन्योर भी है। तो अब धीरे धीरे हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ समस्याएं भी है। समस्याएं ये है कि एक तो हमारी जो उस वक्त में जो ओल्ड एज की समस्याएं पहले नहीं थी वो अब आई है हमारे पास। स्पेशली मेमोरी केयर या डिमेंशिया बोलते हैं जिसको, मेमोरी केयर के अंदर डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज्म आती है। इसकी दर बहुत बढ़ रही है हमारे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एज रिलेटेड भी होती है, एज के साथ जुड़ी हुई बीमारियों से भी संबंधित होती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी, असिस्टेड लिविंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्ट्रोक, ट्रॉमा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से ट्रॉमा, स्ट्रोक और ये सब चीजें बढ़ रही है, जिसकी वजह से बेड रिडन पेशेंट्स की केयर हमें चाहिए होती है, जो कि यूजली आफ्टर 65 होता है। एक्चुअल में ओल्ड एज को हम 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं वापस। एक तो सेगमेंट है जो 60 से लेके 69 ईयर तक का है, दैट इज अर्ली ओल्ड एज। अच्छा। Then middle old age 70 to 79, then elderly that is 80 to 95, whatever it is, जब तक वो रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी समस्या इनकी डिफरेंट होती है अपनी अपनी एज के साथ में। शुरू में हम आज अब 60 से 70 के लोग बहुत एक्टिव होते हैं। मैं भी 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है। अच्छा। जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले कहते थे अब तो आपको 60 आ गई, अब तो आप बुढ़ापा आ गया। तो नाउ वी आर ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम। और फिर क्या होता है कि उसके बाद में हमारी सबसे पहली मस्कुलोस्केलेटल या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हैं। गिरने से 70s के आसपास गिरने से हिप बोन या स्पाइनल इंजरीज काफी होती है, ब्रेन इंजरी ज्यादा हो जाती हैं। हमारे आईज की प्रॉब्लम्स, हियरिंग की प्रॉब्लम्स, टीथ प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी एज के साथ है। हार्ट प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, किडनी की प्रॉब्लम्स आती है, लीवर्स की प्रॉब्लम आती है, ये सारी एज के साथ बढ़ती हैं हमारी। ऐसा माना जा सकता है कि अभी भी कुछ सौभाग्यशाली परिवार होंगे जिनके घरों में मतलब अभिभावकों की देखभाल बच्चे ही करते हैं जी। हाँ, जिनके बच्चे बाहर नहीं हैं, सब एक ही साथ रहते हैं और करते हैं। आपके माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो जब अपनी पेरेंट्स की केयर करते हैं तो वो किन किन चीजों का खास ध्यान रखें। अब ये संस्थागत से लेकर मैं पारिवारिक उस पे आ गया। परिवार में हमारे देश में बहुत ही अच्छा सिस्टम था कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम था सदियों से, जो कि हमारा बिखरता जा रहा है, जिसका मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो अर्बनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया। जब आजादी में 15% लोग हमारे शहरों में थे, आज अगले 10 सालों बाद वो 40% हो जाएंगे। दैट इज ए मेजर फर्क। और दूसरा क्या है कि जो न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ वर्किंग बच्चे दोनों हो गए, दोनों बच्चे वर्किंग है। जब हमारे परिवार में इकट्ठे हम रहते थे तो हम मिलजुल के एक दूसरे की देखभाल कर लेते थे। वर्किंग लोग भी कम होते थे। ये था भी मेल मेंबर ज्यादातर कमाते थे और फीमेल्स घर में होती थी, बच्चे होते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा फैमिली सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम
सोशल सिस्टम बदल रहा है, ये चीजें भी हमारी बदल रही है। हमारे घर में ऐसा नहीं है कि बच्चे बाहर नहीं गए तब भी वो सभी केयर करना। मैं आज भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो हमारी कल्चर है उसमें अधिकांश, एक्सेप्शन को छोड़ दें आप, बच्चे अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहते, लेकिन उनके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, किसी न किसी कारण से वो नहीं कर पाते हैं। या तो अपने कैरियर में इतने बिजी हैं, या वो अपने बच्चों में बिजी हैं, या उनको एक शहर में रहते हुए भी वो सुबह से शाम तक पेरेंट्स से मिल नहीं पाते। मिलते भी हैं हफ्ते 10 दिन में एक बार, तो मुश्किल से 2-4-10 मिनट बात होती है। तो जो मतलब चाहते हुए भी नहीं कर पाते, और फिर उनके पास प्रोफेशनल एक्यूमेंट नहीं होता। पेरेंट्स की अगर कोई इश्यूज है, मान लो उनको डिमेंशिया है, दे डोंट हैव प्रोफेशनल एक्यूमेंट, क्वालिटी केयर और हाउ टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम, दे आर नॉट ट्यून्ड टू दैट। नहीं माना कि उनका मेडिकल साइंस से उनका कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ टिप्स उनके लिए, ऐसे कुछ सुझाव उनके लिए कि वो अपने पेरेंट्स की बेहतर देखभाल कर सके। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स है उनको एक चीज सबसे ज्यादा चाहिए, उनके साथ टाइम बिताना है। हमने रोज एक हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि उनको सबसे पहले उनको अकेलापन होता है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। तो हमें एम्पैथेटिकली उनकी बातें रोज सुननी है, व्हाटएवर। तो ये हमें एक रूटीन बनाना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आता है। हमें एक टाइम, जैसे हम अपने ऑफिस के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे पेरेंट्स के लिए भी एक हमारा टाइम होना चाहिए कि अब तो मैं माँ या पिताजी के साथ ही रहूंगा इतनी देर तो। और यही चीज अपने वो बच्चों में भी करें तो उसकी वजह से हमारे परिवार में एक दूसरे का सामंजस्य ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी चीजें, हमें उनकी बुजुर्गों की आवश्यकताएं भी हमें देखनी पड़ेगी। जो जो उनकी आवश्यकताएं होती है, हम उनको ये नहीं माने कि वो, क्योंकि उन्होंने इस सोसाइटी को सारी उम्र दिया है, और इवन हम बच्चे हैं और हमें भी सारी उम्र दिया है। हम आज इसी लायक उन्हीं की वजह से हैं। हम माने या नहीं माने, हम उनका एक्सटेंशन है। तो इसलिए हमें उनकी हर जरूरत के हिसाब से ख्याल रखना पड़ता है। हमें एम्पैथेटिकली उनको देखना पड़ेगा, न सिंपैथी नहीं चाहिए उनको हमें अपनी रोजमर्रा आवश्यकताओं में हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। उनकी सलाहें हमें माननी चाहिए। उनसे जो अच्छी चीजें जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अचीव की हैं, उसके जो उनके एक्सपीरियंस है वो हमें लेने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर हम सोचते हैं अब तो हम बड़े हो गए, हमें सब कुछ आता है। और चूंकि एक उम्र के बाद शरीर में आहार पोषण की भी अलग अलग जरूरतें बढ़ती जाती हैं, तो किस तरह से खास ध्यान रखें? ओल्ड एज के अंदर हमें डाइट वैसे कम हो जाती है, लेकिन हमें एक मिनिमम एनर्जी का एक बैलेंस डाइट देनी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन एंड फैट, इनका एक संतुलित मिक्सचर हमें देना चाहिए, जिसमें यूजुअली हमारे 20 to 30% प्रोटीन और 40% कार्बोहाइड्रेट और 10 to 20% हमारी फैट हो। असेंशियल्स विटामिन्स, कैल्शियम्स, विटामिन ए, विटामिन डी इस वक्त ज्यादा हमें आवश्यक होते हैं, वो हमें देनी चाहिए। उनका हेल्थ चेकअप हम रेगुलर कराएं, जिससे उनको कोई डेफिशिएंसी किसी चीज की हो तो वो हमें मिल जाए। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर मॉनिटरिंग और जो डे टू डे एक्टिविटी के हिसाब से हमें जो भी अप्लायंसेस उनको चाहिए वो हमें उनको कराना चाहिए, जिसकी उनकी लाइफ बेहतर हो सके। डॉक्टर गोयल, अब वापस आपका जो संस्थागत रूप है इसी क्षेत्र में, उस पर वापस आते हैं हम। 2-3 हमें संक्षेप में ऐसे उदाहरण बताइए जो बिल्कुल हटके हो। आपने जब अभिभावकों की देखभाल को लेके जो कार्य शुरू किया है, उसमें कोई 2-3 ऐसे उदाहरण जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके। देखिए, ओल्ड एज में ना बहुत समस्याएं अचानक आती है। अभी जैसे हम लोग केयर कर रहे हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव थे जिनके अंदर में 500 लोग काम करते थे, और आज उनको सीवियर डिमेंशिया है। उनको अभी आधे घंटे 10 मिनट पहले खाना खाया क्या नहीं याद नहीं, और उनको याद आता है रोज। मतलब विडंबना देखिए कि वो रोज तैयार हो जाते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, तो उस समय उनको याद रहता है कि मैं कौन हूँ, याद आता है। क्योंकि डिमेंशिया के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी सबसे पहले प्रभावित होती है, फिर लॉन्ग टर्म होती है। तो लॉन्ग टर्म की चीजें उनको याद आती रहती है बीच बीच में, पर वो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती उसमें। कभी याद आ गया, कुछ एक लाइन याद आ गई, कभी उनको ऑफिस याद आ गया, कभी कोई कॉलीग याद आ गया, और कभी तो मेरे कहाँ गए स्टाफ, फाइनेंसर कहाँ गए, वो कहाँ गए। लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से सभी चीजें भूल जाते हैं। डॉक्टर रमेश गोयल, आपको धन्यवाद कहता हूं कि आप समय निकालकर स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बातें की। धन्यवाद। हमारे अतिथि, प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।